नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश गर्ग आपका स्वागत करता हूं शेयर मार्केट की बातें चैनल में। आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे उस कंपनी का नाम है सन फार्मा। सन फार्मा इंडिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है। अगर हम मार्केट कैप की बात करते हैं, कंपनी आज की डेट में करीब 1,16,000 करोड़ की मार्केट कैप पे खड़ी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस कंपनी की कुछ हिस्ट्री के बारे में और देखते हैं कि किस तरह से ये कंपनी इवॉल्व हुई और किस तरह से ये इतनी बड़ी फार्मा जाइंट बनी। तो हम देख सकते हैं कि ये कंपनी बेसिकली 1983 में सबसे पहले स्टैब्लिश हुई और इनके पास केवल 5 प्रोडक्ट थे। और इस कंपनी की जो स्ट्रैटेजी रही है ग्रोथ में, वो रही है एक्विजिशन की। यानी कि इस कंपनी ने डिफरेंट मार्केट्स में जाके डिफरेंट कंपनीज को एक्वायर किया है और उस मार्केट में अपनी प्रेजेंस इस्टेब्लिश करी है। साथ ही साथ ये जिस कंपनी को एक्वायर करते हैं उसका टर्न अराउंड भी सक्सेसफुली करते हैं, यानी कि उस कंपनी को ये घाटे से प्रॉफिट में लेके आते हैं। तो यही इस कंपनी का सबसे ज़्यादा ट्रेडमार्क या इनका जो यूएसपी, इनकी जो मेन एबिलिटी थी इस कंपनी को बड़ा करने में, वो यही था कि इन्होंने हर कंट्री में जाके एक दूसरी कंपनी को एक्वायर किया और विद टाइम उस कंपनी को इतना बड़ा कर दिया कि आज की डेट में इंडिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है। और इनका जो मेजर रेवेन्यूज़ है वो इंडिया के बाहर से आता है। तो आप देख सकते हैं कि 1983 में इस्टेब्लिश हुई, केवल 5 प्रोडक्ट थे। 1994 में इनका आईपीओ आया, करीब 55 करोड़ रुपए इन्होंने रेस करे आईपीओ से। उसके बाद इन्होंने एक्विजिशन स्प्री पे गए। ये 2010 में इन्होंने टैरो को खरीदा, 2012 में इन्होंने डूसा को खरीदा, 2014 में इन्होंने मर्क के साथ एग्रीमेंट करा, 2013 में इन्होंने यूआरएल फार्मा को खरीदा और 2015 में जो इनका सबसे बड़ा एक्विजिशन था वो था रेनबैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड। रेनबैक्सी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी थी उस समय, जिसको सन फार्मा ने खरीदा, रेनबैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड को 2015 में। 2016 में इन्होंने रशिया में एक कंपनी को खरीदा, बायोसिंथेसिस। सिमिलरली जापान में एंट्री करी 2018 में। इन्होंने 14 ब्रांड्स को खरीदा नोवार्टिस से। ग्लोबल राइट्स खरीदे फॉर दीज 2 ब्रांड्स, सेक्वा एंड ओडोमोजो। और पोला फार्मा को खरीदा जापान में 2019 में। तो बेसिकली हमने देखा कि ये हर कंट्री में जाके एक दूसरा कंपनी को ये खरीदते हैं और उस कंपनी में अपनी ब्रांड स्टैब्लिश करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये साल दर साल इस कंपनी ने डील करी है। ये इनकी डील की लिस्ट है, इसमें हम मेजर डील्स पढ़ चुके हैं, जो कि एक सबसे बड़ी डील थी इनका ये सन फार्मा वाली थी। बाकी एक इनकी टैरो इन्होंने 2010 में खरीदी थी और अब ये अलग अलग ज्योग्राफीज में जा रहे हैं। रिसेंटली ये चाइना में भी गए। आप देख सकते हैं चाइना का ग्रेटर चाइना मार्केट ये एक्सेस कर रहे हैं। इन्होंने लाइसेंसिंग एग्रीमेंट कराया फॉर टिल्ड्रैक, किज़ुमैब एंड सीक्वा एंड 8 अदर जेनरिक प्रोडक्ट्स के लिए। जापान में इन्होंने एंट्री करी है 2018 में पोला फार्मा से। सिमिलरली हर देश में हमने देखा है किस तरह से ये एंट्री कर रहे हैं और वहाँ पे जाके ये अपना मार्केट स्टैब्लिश कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं सन फार्मा की, आज की डेट में सन फार्मा कहाँ पे स्टैब्लिश है, तो हम देख सकते हैं यूएस इनका सबसे बड़ा मार्केट है और यूएस में ये 9th रैंक पे हैं। 4th लार्जेस्ट प्लेयर है ये ग्लोबली। और यूएस में इनकी रैंक क्या है, 9। इंडिया में क्या है इनकी रैंक, नंबर 1। इमर्जिंग में क्या है, लार्जेस्ट इंडियन फार्मा कंपनी। 43 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं इनकी, 100 से ज़्यादा कंट्रीज में प्रेजेंट हैं, 32,000 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, ब्रांडेड जेनरिक्स, कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स, प्योर जेनरिक्स एंड एपीआईज, ये सभी तरह के प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है। तो सन फार्मा एट अ ग्लांस हमने देख ली। ये 4th लार्जेस्ट कंपनी है, जैसे कि हमने बात करी थी। इनसे बड़ी कंपनी है माइलेंट, टेवा, नोवार्टिस। इसके बाद आती है हमारी सन फार्मा प्लस टारो। उसके बाद फाइजर। अगर इंडियन कंपनीज की बात करते हैं तो उसके बाद ऑरोबिंदो, लुपिन, सनोफी, डॉक्टर रेड्डीज, जाइडस कैडिला। लेकिन सन फार्मा कंफर्टेबली नंबर 4 पोजीशन पे अपनी मेंटेन है। सन फार्मा की बात करते हैं तो जैसे कि हमने कहा यूएस से इनका मेजर सेल्स आता है। यूएस में इनका जो प्रेजेंस है वो जेनरिक्स में, स्पेशलिटी ब्रांडेड सेगमेंट्स में, और इनके पास 481 प्रोडक्ट्स अप्रूव्ड हैं यूएस मार्केट के लिए। यानी कि 481 ब्रांड्स, ये दवाएं इनके पास हैं जो कि यूएस मार्केट में बेचते हैं। पिछले साल की सेल्स की बात करते हैं तो इन्होंने $1 1526 मिलियन का कारोबार करा था, यानी कि 152 करोड़ $1 का कारोबार इन्होंने FY19 में करा था। इमर्जिंग मार्केट्स में हमने देखा किस तरह से इनकी प्रेजेंस है, ब्राज़ील, मैक्सिको, रशिया, रोमेनिया, साउथ अफ्रीका और बाकी कंट्रीज़ में। इंडिया में ये नंबर 1 पोजीशन में है। 10 ऐसी
हम कह सकते हैं कि दवाएं हैं या पोजीशन है कि अगर आप पेट के डॉक्टर के पास जाएंगे, आप दिल के डॉक्टर के पास जाएंगे, आप तो ऐसे 10 क्लासेस ऑफ डॉक्टर हैं जो कि नंबर 1 पे इनकी दवाओं को रैंक करते हैं, लिखते हैं, लीडिंग पोजीशन है। और अगर इंडिया की सेल्स की बात करते हैं तो इंडिया की सेल्स भी 1051 मिलियन यूएस डॉलर्स रही है। तो अगर हम बात करते हैं कि कितने कितने परसेंटेज रही है, तो वो भी हम देख सकते हैं कि 26% इंडिया से आती है और 37% यूएस से आती है। हालांकि हम आगे इसका और बड़ा चार्ट देखते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 26% इनकी इंडिया से आती है और जो सबसे बड़ा मार्केट है इनका, जैसे कि मैंने बताया, वो यूएस, जहाँ से इनकी 37% सेल्स आती है। इमर्जिंग मार्केट से 19% आती है, वेस्टर्न यूरोप और अदर मार्केट से 12% और एपीआई से 6%। तो हम देख सकते हैं किस तरह से इनकी सेल्स आती है। और टोटल सेल्स इनकी रुपी टर्म्स में 289 बिलियन है, यानी कि 28,900 करोड़ रुपए की ये सेल्स करी थी इन्होंने FY19 में, जिसमें से कि 37% आप मान सकते हैं यूएस से आ रही है, 26% इंडिया से आ रही है, 19% इमर्जिंग मार्केट से आ रही है, 12% यूरोप से आ रही है और 6% इनकी एपीआई से आ रही है। एपीआईज क्या होते हैं? एपीआईज वो इंटरमीडिएरी रॉ मटेरियल होते हैं जो हमें फाइनल ब्रांडेड दवा या कैप्सूल या सिरप या वो बनाने के काम आते हैं, तो उनको हम एपीआईज कहते हैं। बेसिकली एक तरह से रॉ मटेरियल मान सकते हैं कोई भी फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो अब हम पहले देखते हैं इनका यूएस का बिजनेस। यूएस के बिजनेस में ये सबसे ज़्यादा बड़ा इनका जो शेयर है वो है डर्मेटोलॉजी मार्केट, यानी कि स्किन से रिलेटेड डिसीज़ में, और उसमें इनकी रैंक सेकंड है। इनके पास 575 ANDAs हैं, 59 NDAs फाइल्ड हैं, जिसमें से कि 481 एंड 55 अप्रूव हो गए हैं। यानी कि ये वो फॉर्मूले हैं या ये ड्रग के फॉर्मूले हैं जो इन्होंने यूएस FDA के पास अप्लाई करे थे और इतने इनको मिल गए हैं। 94 अभी भी पेंडिंग है विद FDA। प्रेजेंस इन जेनरिक्स में भी हैं, ब्रांडेड में भी हैं और OTC सेगमेंट में भी हैं। डोसेज फॉर्म भी देख सकते हैं हम, लिक्विड में, क्रीम में, ऑइंटमेंट, जेल, स्प्रे, इंजेक्टेबल, टैबलेट्स, कैप्सूल, ड्रग डिवाइस, तो सभी प्रकार की दवाएं ये बनाते हैं और इनकी बहुत ही अच्छी हिस्ट्री है। अगर हम NDAs की बात करते हैं, यानी कि इनके ड्रग अप्रूवल की बात करते हैं। अगर हम इनका यूएस का बिजनेस देखते हैं तो आप देख सकते हैं किस तरह की ग्रोथ इस कंपनी ने करी है। हमने देखा था इन्होंने 2010 में टैरो को एक्वायर करा था। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इनकी ग्रोथ किस तरह से रही है। तो ये हर मार्केट में इनकी यही स्ट्रैटेजी रही है, ये कंपनीज को एक्वायर करते हैं और इनकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ रहती है। लेकिन यहाँ पे आके इनकी ग्रोथ सैचुरेट हो गई, स्टेबलाइज हो गई, जो 3 साल तक मेंटेन रही, और उसके बाद अब इनकी ग्रोथ में एक डाउन टर्न आ रहा है। इसका जो मेन कारण हम समझ सकते हैं वो है इनकी बहुत सारी दवाएं जो कि पहले अप्रूव थी या इनके पास उनका लाइसेंस था और अब वो जेनरिक हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि पहले वो दवाएं केवल यही बना सकते थे, लेकिन जेनरिक होने के बाद कोई भी प्लेयर वो दवाएं बना सकता है और सस्ते दाम पे बेच सकता है। तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट दवाएं जैसे कि इमाटिनिब, ओमलीसाटन, ये कुछ दवाएं हैं जो कि इनकी पहले अप्रूव थी, जो कि यही सेल्स कर सकते थे हाई प्राइस पे, लेकिन अब वो जेनरिक दवाएं हो गए, यानी कि हर कोई सेल कर सकता है। तो यूएस मार्केट में एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला इस पीरियड में, जहां पे कई फार्मा कंपनीज कंसोलिडेट हुई हैं और सिमिलरली बहुत सारी दवाएं जेनरिक हो गई, यानी कि पहले वो इनके पास पेटेंट था, केवल यही बना सकते थे, अब और प्लेयर्स भी उसमें उतर आए हैं। तो उस वजह से इनकी प्राइसिंग प्रेशर आया, यानी कि ये प्राइस इन्हें घटाने पड़े अपनी दवाओं की। तो इसी वजह से हमने देखा है इनकी सेल्स में अच्छा डिप आया है। अगर हम बात करते हैं किस तरह से इन्होंने ग्रो करा है, तो आप देख सकते हैं कि यूएस में एंट्री इन्होंने करी थी कैराओ के एक्विजिशन के साथ, लेकिन FY10 में जब से इन्होंने टैरो को एक्वायर करा था तब से इनकी ग्रोथ असली शुरू हुई है। FY10 से डर्मेटोलॉजी मार्केट यानी स्किन रिलेटेड डिसीजेज से इन्होंने शुरू करा था। फिर उन्होंने डूसा को एक्वायर करा, जिससे इन्हें ब्रांडेड स्पेशलिटी मार्केट में जगह मिली। उसके बाद जो अगली कंपनी इन्होंने एक्वायर करी वो थी इनसाइट विजन, जो कि ऑप्थेल्मिक यानी कि आई से रिलेटेड पोर्टफोलियो, आई से रिलेटेड दवाएं बनाती थी। उसके बाद भी इन्होंने FY17 में कई सारी कंपनीज को एक्वायर किया। एक्वायर्ड ऑक्यूलर टेक्नोलॉजीज गिविंग एक्सेस टू सीक्वा, अ प्रोडक्ट फॉर ड्राई आइज। तो इन्होंने एक और कंपनी को एक्वायर करा जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाती है, सीक्वा, जो कि ड्राई आइज के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये प्रोडक्ट अगर हम देखते हैं करंटली बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके लिए, क्योंकि ये
स्पेशलिटी पोर्टफोलियो है इनका, और जो कि FY20 के लिए 21 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इन्होंने ओडोमजो को एक्वायर किया, जो कि ब्रांडेड ऑन्कोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाती थी नोवार्टिस से। तो आप देख सकते हैं साल दर साल इन्होंने, इनकी स्ट्रैटेजी यही रही है कि इन्होंने दूसरी कंपनीज को एक्वायर किया है। सिमिलरली हमने देखा इन्होंने जेलप्रोज लॉन्च करी थी। जेलप्रोज इनकी वो दवाई जो इनके लिए स्पार्क ने डिज़ाइन करी या कह सकते हैं इनके लिए मैन्युफैक्चर करी। सीक्वा को इन्होंने यूएस में लॉन्च करा है रिसेंटली। ये सीक्वा जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। साथ ही साथ इन्होंने एब्सॉर का LD कैप्सूल को लॉन्च करा है। ये कैप्सूल भी इनकी एक और दवा है जो कि एब्सोरिका के नाम से आती है, और वो भी दिसंबर 2020 में जेनरिक होने वाली है, यानी कि उसके भी अब चीप जेनरिक वर्जन आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी का काफ़ी अच्छा ड्रीम रन रहा था अब, लेकिन कंपनी स्टेबलाइज हुई और फिर अब थोड़ा सेल्स में डाउन टर्न आया। सिमिलरली हमने देखा कि FY15 में ये 1000 से ऊपर का शेयर प्राइस था, लेकिन उसके बाद ये घट के नीचे आ गया है। ये दिखता है जो सेल्स के साथ इसका शेयर प्राइस मूव हो रहा है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में इनकी रैंक नंबर 1 है, मतलब ये इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी है विद 8.2% मार्केट शेयर। अगर हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो नंबर 1 रैंक पे जो प्रिस्क्रिप्शन में दवाई लिखी होती हैं वो सब दवाइयाँ सन फार्मा की ही होती हैं। मार्केट लीडर इन क्रॉनिक सेगमेंट, स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग इन एक्यूट सेगमेंट, 29 ब्रांड्स हैं कंट्री में, 300 फार्मास्यूटिकल ब्रांड्स हैं, टॉप 10 ब्रांड्स से 18% रेवेन्यू आता है, 9500 फील्ड फोर्स है कवरिंग ओवर 4 लाख डॉक्टर। साथ ही साथ कंपनी ने कहा है कि अब वो अपनी फील्ड फोर्स 10% से और बढ़ाने वाले हैं। इंडिया में अगर हम देखते हैं तो ये टॉप पे हैं, सबसे ऊपर है सन फार्मा, उसके बाद है अपॉर्ड, उसके बाद सिप्ला, उसके बाद जाइडस, लुपिन, मैनकाइंड, एल्केम, टोरेंट, इंटास, ग्लेक्सो, मैक्लॉइड्स, एमक्योर। तो सन फार्मा इज एट द टॉप विद $1624 मिलियन सेल्स। इंडिया बिजनेस में भी हम देख सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रोथ करी है। यहाँ पे भी इनकी स्ट्रैटेजी यही रही है कि कंपनीज को एक्वायर करना। अगर यहाँ पे ये जो जंप देखेंगे तो ये किस वजह से था, ये रेनबेक्सी के एक्विजिशन की वजह से था। रेनबेक्सी के एक्विजिशन की वजह से आप देख सकते हैं 37 से सीधा 67 बिलियन रुपीस की सेल हो गई, यानी कि 3700 करोड़ से 6700 करोड़ की। उसके बाद से ये कंसोलिडेट कर रहे हैं और पहली बार अब ये एक डिप देखने को मिला है इनके इसमें। अगर हम बात करते हैं कि इनकी दवाएं कहाँ पे यूज़ होती हैं तो कार्डियोलॉजी में 18%, न्यूरो में 17%, गैस्ट्रो यानी कि पेट से रिलेटेड 12%, इन्फेक्टिव 10%, डायबिटीज़ में 9%, पेन में 7% और बाकी सभी सेगमेंट्स में भी इनकी दवाई यूज़ होती हैं, जो कि शेयर बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इनका रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है। सबसे ज़्यादा कार्डियोलॉजी, न्यूरो, गैस्ट्रो, एंटी इन्फेक्टिव, डायबिटोलॉजी और पेन, ये 6 सेगमेंट से इनका सबसे ज़्यादा आता है। 7वां अगर हम कंसिडर कर सकते हैं तो डर्मेटोलॉजी। तो ये इनका इंडिया का बिजनेस है जहाँ हमने अभी देखा। अब जो इनका नेक्स्ट हम देख रहे हैं वो इमर्जिंग मार्केट्स, यानी कि दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में इस कंपनी की प्रेजेंस कैसी है। तो मेजर मार्केट्स जहाँ पे इनका फोकस है वो है ब्राज़ील, मैक्सिको, रशिया, रोमानिया, साउथ अफ्रीका एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंड एफिलिएटेड मार्केट्स। एक्सटेंसिव बास्केट ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, कम से कम 2300 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्रॉस सेल प्रोडक्ट्स बिटवीन सन फार्मा एंड रेनबेक्सी, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है इनकी 7 कंट्रीज में। हमने देखा इनकी हर कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अगर हम कंज्यूमर हेल्थ केयर बिजनेस की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो कि आपको OTC केवल आप नाम लेने से भी ले सकते हैं, जो कि एक बहुत ही जेनरिक दवाई जिनको कहते हैं। इंडिया जो हेल्थ केयर बिजनेस है वो काफ़ी इनका अट्रैक्टिव है। टॉप 10 कंज्यूमर हेल्थ केयर कंपनीज ऑपरेट इन 20 प्लस कंट्रीज, ब्रांड इक्विटी 4 कंट्रीज में। टॉप 10 कंज्यूमर हेल्थ केयर कंपनी इन इंडिया, यानी कि इंडिया, रोमानिया, नाइजीरिया, म्यांमार में टॉप 10 है, मतलब कि ये शुरू की 10 कंपनियों में आती है जो कि कंज्यूमर हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स देते हैं। API बिजनेस में भी, जिससे ये केवल 6% रेवेन्यू कमाते हैं, ये कम से कम 300 API का पोर्टफोलियो है इनके पास। साथ ही साथ 20 API ये एनुअली नए निकाल देते हैं। अगर हम रेगुलेटरी अप्रूवल की बात करते हैं तो 321 को अभी तक अप्रूवल मिल चुका है और 426 फाइलिंग ये कर चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग का होती है 14 फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे ये API मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। किसी भी फार्मा कंपनी में R&D करना बहुत ज़रूरी है नए प्रोडक्ट्स के लिए।
तो ये देखना है कि R&D में कितना स्पेंड करते हैं। हम देख सकते हैं कि 6% करते थे, फिर बढ़ा के इन्होंने 8% करा और अब दोबारा से 7%। इस साल भी इनका 8 to 9% का टारगेट था, लेकिन अब कंपनी को लग रहा है कि ये कम कर पाएंगे। फाइलिंग एंड अप्रूवल भी देख सकते हैं कि कितनी इन्होंने फाइलिंग करी, कितने इनको अप्रूवल्स मिले। ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है, जैसे कि मैंने कहा करीब 46 लोकेशन पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग है। सभी जगह आपको इनकी मैन्युफैक्चरिंग दिखेगी, ओंटारियो कनाडा, यूएस में भी बिलेरिका, न्यू जर्सी, टेनेसी, साथ ही साथ इंडिया में तो बहुत एक बद्दी, मोहाली, मलनपुर, देवास, पौंता, गोवा, बास्का, जम्मू, हलोल, करखाड़ी, गुवाहाटी, सिक्किम, तो काफ़ी सारी इनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ है इंडिया में। जापान में भी 2 यूनिट है, इजिप्ट में, रोमानिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, रशिया, इजराइल, हंगरी, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, तो बहुत ही सारी जगह ये इनकी यूनिट्स हैं। कहीं फॉर्मुलेशन प्लांट्स हैं, कहीं एपीआई प्लांट्स हैं, कहीं दोनों है, फॉर्मुलेशन एंड एपीआई प्लांट्स। अगर हम फ्यूचर आउटलुक की बात करते हैं, कंपनी आगे कैसा करेगी, हमने देख लिया कंपनी का बिजनेस कैसा है, कैसे ये अलग अलग जगह प्लेस्ड है, क्या इनकी मेजर दवाएं हैं, कितनी इनकी अप्रूवल्स के लिए दवाएं पेंडिंग हैं, कहाँ पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। लेकिन आगे जो कंपनी का आउटलुक है उसमें कुछ जो मेजर दवाएं या मार्केट हैं उसको अब हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली कंपनी का जो स्पेशलिटी पोर्टफोलियो है उसमें 2 दवाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि कंपनी को लगता है आगे उनको अच्छा रेवेन्यू कमा के देंगी। उनमें से पहली है इल्यूमिया और दूसरी है सीक्वा। सीक्वा ये आँख की दवाई है, जो कि हमने पहले भी बात करी थी ड्राई आइज के लिए, और ये कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च करी है, जिससे कंपनी को उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आएगा। साथ ही साथ इल्यूमिया जो दवाई है वहाँ पे भी इनको काफ़ी अच्छे ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं, दवाई की डिमांड्स काफ़ी बढ़ रही है। तीसरा जो प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था वो था एब्सोरिका एलडी। एब्सोरिका एलडी लॉन्च करा है कंपनी ने क्योंकि उनका एक ऑलरेडी प्रोडक्ट है जो जिसका नाम है एब्सोरिका, और ये प्रोडक्ट की जो डेट है वो खत्म होने वाली है दिसंबर 20 में, यानी कि दिसंबर 20 के बाद ये पेटेंट खत्म हो जाएगा और इसका जेनरिक वर्जन आने लगेंगे जो कि सस्ते बिकेंगे मार्केट में। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अब कंपनी ने एक और दवा निकाली है एब्सोरिका एलडी, जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली ये 20% लोअर डोज है कि इसमें इसकी लोअर डोज और ये कंपनी कम दामों में बेचने की कोशिश करेगी, जिससे कि वो अपना इस दवा का मार्केट शेयर बचा के रख सके। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट ये है कि जो यूएस का जेनरिक मार्केट है वो काफ़ी स्टेबलाइज हो गया है। मार्केट शेयर गेन्स यानी कि कंपनी के जो भी प्राइजेज, जैसे कि कंपनी की कोई भी दवा जिसके जेनरिक्स आने लगे थे उसकी वजह से प्राइसेस कंपनी को कम करने पड़े, तो प्राइसेस क्या हो गए हैं, ऑफसेट हो गए हैं और अब ये स्टेबलाइजेशन पे आ गए हैं क्योंकि वॉल्यूम्स बढ़ गई हैं। तो प्राइस कम हो गया है, वॉल्यूम बढ़ गया है, तो अब ये उम्मीद करी जा रही है जो जेनरिक्स का मार्केट है वो स्टेबलाइज रहेगा, यहीं पे ही रहेगा, न ज़्यादा ग्रोथ दिखाएगा ना डी ग्रोथ दिखाएगा। क्योंकि हमने देखा था कि 15, 16, 17 तो वो स्टेबलाइज हुआ था, उसके बाद डी ग्रोथ था, तो अब ऐसा लग रहा है कि अब यहीं पे ही ये स्टेबलाइज हो जाएगा यूएस का जेनरिक मार्केट। अगर इंडियन बिजनेस की बात करते हैं, इंडिया का जो बिजनेस है वहाँ पे कंपनी ने कहा है कि कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है, उनके पास बेस्ट प्रोडक्शन मैट्रिसेस हैं, बेस्ट फील्ड फोर्स है, और वो अपनी फील्ड फोर्स को 10% से बढ़ाने वाले हैं, यानी कि वो अपने कर्मचारी 10% से बढ़ाने वाले हैं, और उनको उम्मीद है कि उनका बिजनेस इंडिया में जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है उससे थोड़ा बेहतर ग्रो करेगा। अगर हम बात करते हैं कौन कॉल में, तो कंपनी का कहना है जो भी स्पेशलिटी सेल्स है वो रिसेंटली 30% से ग्रो हुई है, तो स्पेशलिटी दवाओं के ऊपर कंपनी का फोकस है और ये एक अच्छा ट्रैक्शन भी दिखा रहा है। 30% से ग्रोथ दिखाई है रिसेंट क्वार्टर में, जो कि थर्ड क्वार्टर ऑफ FY20 था। साथ ही साथ कंपनी ने कहा R&D में वो कम स्पेंड करेंगे, R&D स्पेंड लोअर होगा, और कंपनी को लगता है कि कोरोना वायरस के बाद एक पूरी दुनिया में काफ़ी फोकस रहेगा और दवाइयों की डिमांड बढ़ेगी। अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअली कि हर सेक्शन या हर देश में कैसा करने वाले हैं, तो HDFC सिक्योरिटीज की रिपोर्ट से हम लोगों ने एक एस्टिमेट निकाले हैं, जहां पे उन्होंने कहा है कि इंडिया में जो इनकी ग्रोथ रहेगी वो इंडस्ट्री एवरेज के इनलाइन रहेगी, जो कि 17% रहेगी। यूएस में इनकी स्पेशलिटी बिजनेस, जैसे कि मैंने कहा था, वो इनके रेवेन्यूज को ड्राइव करेगा और 3% यूएस में रहेगी। हालांकि
टैरो में हम देखेंगे कि प्राइस इरोजन, यानी कि क्योंकि बहुत सारी जेनरिक्स दवाएं हैं तो प्राइस इरोजन की वजह से सेल्स में डिक्लाइन आएगा, लेकिन वॉल्यूम उसको ऑफसेट करेगी। अदर यूएस यानी कि यूएस की और जो दवाएं हैं वो ग्रोथ करेंगी 8% से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ग्रोथ दिखेगी 24% से। ये जो ग्रोथ 24% आएगी ये बेसिकली इसलिए आएगी जो भी इनके स्पेशलिटी पोर्टफोलियो, स्पेशलिटी दवाएं हैं उनको ये लॉन्च करेंगे वेस्टर्न यूरोप और कनाडा में। इमर्जिंग मार्केट्स में भी इनकी 5% ग्रोथ आने की उम्मीद है, जहाँ पे ये रशिया, रोमानिया, लैटाम और साउथ अफ्रीका को फोकस करेंगे। एपीआई और अदर्स में भी इनकी 17% बढ़ोतरी आने की उम्मीद है। हालांकि एपीआईज ये अपनी दवाइयों में ही एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। तो उम्मीद करी जा रही है कि FY19 से FY22 तक इनका 11% में टोटल इजाफा होगा साल दर साल, और इनकी जो सेल्स है वो बढ़ के अगर FY20 में अनुमान है करीब 31749 यानी कि 31,750 करोड़ से बढ़ के 35,228 करोड़ और फिर 38,329 करोड़। एबिडा मार्जिन भी हम देख सकते हैं हायर रहेगी। हायर अदर एक्सपेंस एंड R&D विल कैप मार्जिन एक्सपेंशन। हालांकि ज़्यादा मार्जिन एक्सपेंशन नहीं होगा क्योंकि R&D एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस कंपनी के बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं टोटल फाइनेंशियल्स की तो HDFC सिक्योरिटीज का अनुमान है कि इनका जो EPS आने की उम्मीद है वो 22.5-23 रुपए के आसपास आएगा। 22.5 रुपए के EPS के सामने 22 का मल्टीपल के अकॉर्डिंग ये कंपनी की वैल्यू 500 रुपए जैसी आकी जा रही है। अभी जो शेयर प्राइस चल रहा है हमारा वो 485 चल रहा है, तो ज़्यादा अपसाइड पोटेंशियल भी नहीं है लेकिन ज़्यादा डाउनसाइड भी नहीं है, तो ये स्टॉक अभी के लिए ये होल्ड बनता है। हालांकि टेक्निकली स्टॉक में अच्छा स्ट्रक्चर बना है, नीचे 320 रुपए लग के ये विद इन फ्यू डेज ये 485 तक आ गया है, तो एक अच्छे मोमेंटम में ये स्टॉक चल रहा है। तो टेक्निकली ये हो सकता है यहाँ से और थोड़ा बाउंस दिखाए, लेकिन फंडामेंटली इसकी जो वैल्यूएशन है वो जस्टिफाइड है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन बटन को क्लिक करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।